गुड इवनिंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के पेपर जिसका कोड 329 BK है, इसका फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर सी, किस उत्पाद का आयात किया जाए। दूसरा है, अर्थशास्त्र में लाभ को किस ग्रीक अक्षर से दर्शाते हैं? तो आंसर है पाई। वित्तीय वर्ष की अवधि होती है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत सरकार के ने 8 नवंबर 2016 को किन दो नोटों का विमुद्रीकरण किया था? तो आंसर है 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था। पांचवा प्रश्न है, मूल्य ह्रास को निम्न किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो आंसर है व्यय। छठवां प्रश्न है, द्विक्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? तो आंसर है परिवार और फर्म। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्न स्तरीय वस्तुओं को कहते हैं? तो आंसर है गेफिन वस्तुएं। डेल्टा अक्षर दर्शाता है? तो आंसर है परिवर्तन। MPC प्लस MPS का योग होता है? तो आंसर है 1। 10वां है, निम्नलिखित में से उत्पादन बंद होने पर कौन सी लागत शून्य नहीं होगी? तो आंसर है स्थिर लागत। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 11, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? तो आंसर होगा उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा वस्तु और सेवा के उच्चतम मूल्य का निर्धारण ही उस वस्तु सेवा की उच्चतम निर्धारित कीमत कहलाती है। उत्पादन संभावना वक्र को परिभाषित कीजिए। तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संभावित विकल्पों को दर्शाता है जो उत्पादन के सभी कारकों का उपयोग करके उत्पादित की जा सकती है। इस प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं और इसका चित्र बनाने, जैसे कि आप चित्र देख पा रहे हैं, इसको इस प्रकार चित्र से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, औसत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा औसत उपभोग प्रवृत्ति कुल आय का वही भाग है जो कुल उपभोग पर व्यय किया जाता है। इस प्रकार से औसत उपभोग प्रवृत्ति को हम कह सकते हैं जब आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग की मात्रा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से हम इसको औसत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कर सकते हैं। अगला है, सरकारी बजट क्या है? तो सरकारी बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों यानी आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। संसद में से कौन प्रस्तुत करता है? तो आंसर होगा वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं? तो सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर और शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशी विनिमय दर का अर्थ बताइए। तो दो देशों की मुद्राओं के विनिमय अनुपात को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, विनिमय दरें ब्याज दर से किस प्रकार प्रभावित होती हैं? तो आंसर होगा अधिक ब्याज दरों से मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, बदले में विनिमय दर प्रभावित होती है क्योंकि एक मुद्रा का मूल्य दूसरे को के संबंध में होता है। उच्च मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो उच्च मुद्रास्फीति दर बढ़ने के बाद विनिमय दर गिर जाएगी, यानी मुद्रास्फीति दर बढ़ती है तो विनिमय दर भी गिर जाएगी। अगला है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में भेद कीजिए। तो प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसकी द्वारा अदा किए जाते हैं, जैसे आयकर। और अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका जो लगाए तो जाते एक वस्तु या सेवा पर, लेकिन इसका प्रभाव कई व्यक्तियों पर पड़ता है, जैसे बिक्री कर या किसी वस्तु पर लगाया गया टैक्स। लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है, मुद्रा के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो मुद्रा के कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, भावी भुगतान का आधार या मूल्य संचय। इस प्रकार से लघुत्तरीय के प्रश्न के अंतर्गत हम इसको और विस्तार से लिख सकते हैं। अगला है, भुगतान संतुलन किसे कहते हैं? तो भुगतान संतुलन से आशय एक देश के समस्त आयातों एवं निर्यातों व अन्य सेवाओं के मूल्यों के संपूर्ण विवरण से है। इसके जो असंतुलन के कारण है तो आर्थिक विकास कार्यक्रमों का होना, जनसंख्या में वृद्धि होना, विकसित देशों द्वारा आयात प्रतिबंध। इस प्रकार से इसके ये कारण हैं जिनको हम विस्तार से लिख सकते हैं। उपभोग फलन क्या है? इसके अवयव। तो कुल उपभोग और कुल आय में पाए जाने वाले संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। इसके अवयव हैं उपभोग और आय, इसके अवयव हैं। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर।
तो अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपातों के नियम हैं, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल के नियम के रूप में जाना जाता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन वास्तविक है और इसे देखा जा सकता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन इसे देखा नहीं जा सकता। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को विस्तार से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। तो क्रेताओं की संख्या का अधिक होना, वस्तु की समरूपता, उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता, समान मूल्य, फर्मों को बाजार में प्रवेश व छोड़ने की स्वतंत्रता और प्रतिबंधों का न होना, ये पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ विशेषताएं हैं। अगला है मांग के निर्धारक तत्व। तो मांग के निर्धारक तत्व हैं वस्तु की कीमत, वस्तु का स्वभाव, उपभोक्ता की आय, फैशन, उपभोक्ता की रुचि, वस्तु की गुणवत्ता, एकाधिकार। ये वस्तु के निर्धारक तत्व हैं जिन्हें हम विस्तार से लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत लिख सकते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका प्रश्न है राष्ट्रीय आय मापन की व्यय विधि एवं आय विधि को विस्तार से बताना है। अथवा में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और सकल साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, इन पर दोनों पर टिप्पणी लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 26 में मांग की लोच किसे कहते हैं और मांग की लोच मापन की प्रतिशत प्रणाली के बारे में बताना है। अथवा में बजट रेखा या बजट सेट को परिभाषित करते हुए बजट सेट में बदलाव का उपभोक्ता के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आरेख द्वारा हमें बताना है। अथवा वालों में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 27 के अंतर्गत आपको तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोग संतुलन को बताना है या अथवा में आरेखों का प्रयोग करके औसत लागत और सीमांत लागत तथा उनके वक्रों के बीच में संबंध को विस्तार से बताना है। इस प्रकार से ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।